हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन नॉलेज एकेडमी। आज हम बात करेंगे जियोफिजिक्स गेट में बहुत सारे चैप्टर्स है जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, सेस्मिक हो गया। आपको मैंने सिलेबस दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी सिलेबस का लिंक मैं डाल चुका हूँ कि गेट के जियोलॉजी और जियोफिजिक्स में कितने कौन कौन से चैप्टर से कितने % क्वेश्चंस आते हैं। आप जाओ ज़रूर उसे देखो और प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करो। आप कमेंट नहीं करते हो, वीडियो देख लेते हो लेकिन कमेंट नहीं करते हो, तो सो प्लीज़ वीडियो देखने के बाद कमेंट करो। कोई नीड हो कोई चैप्टर पे तो उस चैप्टर पे मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो आज हम बात करेंगे अर्थक्वेक, जो जियोफिजिक्स का लगभग 10% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। 1-2 न्यूमेरिकल्स हर साल पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे जियोफिजिक्स अर्थक्वेक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जियोफिजिक्स अर्थक्वेक के बारे में। सेस्मोलॉजी, अर्थक्वेक सेस्मोलॉजी जो दोनों होता है, बॉडी वेव और सर्वे वेव्स दोनों के बेस पे होती है। 90% जो अर्थक्वेक होता है वो रिजल्ट होता है टेक्टोनिक इवेंट, और 10% जो है उसका कारण है वोल्केनिक्स, कोलैप्स ऑफ सब्सटेंशिएशन कैविटी और मैनमेड इफेक्ट। मैनमेड इफेक्ट के कारण भी हमें अर्थक्वेक देखने को मिल जाती है। जैसे जापान में आए थे जो हम परमाणु बम गिरा हुआ था उस टाइम पे वहाँ अर्थक्वेक हुई थी, काफ़ी तहस नहस हो गया था, जिसका इफेक्ट आज भी है। तो ये मैनमेड ही है। तो 10% रिलेटेड है वोल्केनिक से, बोल सकते हो मैनमेड इफेक्ट है। और 90% रिजल्ट जो होता है अर्थक्वेक का वो होता है टेक्टोनिक इवेंट, ठीक है, चट्टानों के टकराने से। अब हम बात करते हैं कि अर्थक्वेक्स जिस पॉइंट से अपीयर होता है उसको हम बोलते हैं फोकस या हाइपोसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जिस पॉइंट से किसी भी हम एक सपोज करो कि हम एक सर्किल बना रहे हैं, एक हम क्या बना रहे हैं, ये सर्किल बना रहे हैं। ये समझ करो कि मेरा अर्थक्वेक है, ठीक है, ये मेरा अर्थक्वेक आया है। तो ये एक सेंटर होगा। ये जो सेंटर होगा इसको हमेशा हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइपोसेंटर या फोकस, ठीक है। और अगर हम वही बात करते हैं, सब ये अर्थक्वेक है, ठीक है, ये सेंटर था आपका, ये सेंटर था आपका। इसके जस्ट वर्टिकल डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, इस वर्टिकल डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, इस सारे पॉइंट्स को बोलते हैं एपिसेंटर ऑफ अर्थक्वेक्स। क्या बोलते हैं इसको? एपिसेंटर ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। हाइपरसेंटर ऑफ अर्थक्वेक या फोकस किसको बोलते हैं? जहाँ से अपीयर होता है, जिस सेंटर से हमारा अर्थक्वेक अपीयर होता है। आप न्यूज़ में हमेशा देखते हो कि इसका सेंटर कहाँ था, तो दिल्ली था। तो जहाँ सेंटर होगा वहाँ सबसे ज़्यादा खतरा होती है, वहाँ सबसे ज़्यादा खतरा होती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हाइपोसेंटर या फोकस, ठीक है। और उसके जस्ट वर्टिकल डिस्टेंस आपको मैंने दिखाया, आपको मैंने अभी दिखाया। ये सपोज करो अर्थक्वेक है, सेंटर है, और ये वर्टिकल डिस्टेंस पे जिस पॉइंट को कट कर रहा है, ये सारे पॉइंट को बोलते हैं हम एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक्स। इसको क्या बोलते हैं? एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक्स बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि ठीक है, हम बहुत सारे पॉइंट्स आ गए वर्टिकल्स, तो एपिसेंटर बोल दिया। कैसे बोल दिया एपिसेंटर भाई? उसका लोकेशंस क्या होगा, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन। वर्टिकल की हम बात जब भी कर रहे हैं, वर्टिकल की बात कर रहे हैं, ये सेंटर है और ये अर्थक्वेक है, ये सेंटर है, सेंटर से वर्टिकल, ये भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है। तो एवं वर्टिकल को हम कंसीडर करते हैं। तो भाई यहाँ सारे पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स को कट कर रहा है, तो किस पॉइंट को हम एपिसेंटर कहेंगे? क्या लोकेशन होगा एपिसेंटर का? कुछ नहीं होता है, एपिसेंटर का लोकेशन हम आपको बताएंगे आगे। अभी आप ये जान लो, एक चीज़ पढ़ो, एक फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। द डिस्टेंस बिटवीन द सेस्मिक स्टेशन टू एपिसेंटर मे बी एक्सप्रेस इन द किलोमीटर along the surface. Delta naught is equal to 180 by pi into delta किलोमीटर अपॉन r at a earth center, ठीक है। अब ये फॉर्मूला है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे याद करना कोई ज़रूरी नहीं है, पर हाँ ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रेवलिंग टाइम वर्सेस डिस्टेंस का प्लॉट हमेशा लीनियर नहीं होता है। आपको जनरल बात बताता हूँ मैं, ठीक है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। हमको किसका? टाइम और डिस्टेंस का प्लॉट देखना है, और लीनियर नहीं। तो यहाँ पे सिंपल से दिख रही है, यस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब डिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? टाइम के। तो इसका जाहिर सी बात है, जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका ग्राफ क्या होगा? लीनियर
नहीं होगा। इसका ग्राफ क्या होगा? लीनियर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ एक और रीज़न दिया है। अर्थ सेंटर जब भी हम टाइम विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस का ग्राफ हम अर्थ क्यूब में बनाते हैं, अर्थ क्यूब को रिलेट करके बनाते हैं, तो उसका ग्राफ कभी भी लीनियर नहीं होता है। उसका रीज़न है कि रे पाथ्स ऑफ द वेव ट्रैवलिंग टू डिस्टेंस सेस्मोग्राफिक्स आर कर्व। जो रे पास करता है, जो रे ऑफ पाथ होती है वेव की, अर्थक्वेक वेव की, वो हमेशा सेस्मोग्राफ क्या होता है? रिकॉर्डिंग होती है, जो हमें सेस्मिक वेव को रिकॉर्ड करती है। अर्थक्वेक की सेस्मिक वेव को वो हमेशा क्या होता है? कर्व्ड होती है। वो हमेशा क्या होती है? कर्व्ड होता है। इसलिए वो जो लीनियर का केस नहीं आता है। चलो हम आप तुमको बात कर रहे हैं अभी हमने आपको बताया कि लोकेशन कैसे हम मेजर करते हैं, आगे बताऊंगा मैं आपको। अब मैं बता रहा हूँ कि कैसे मेजर करते हैं। सपोज करो कि अल्फा बीटा दो वेलोसिटी, सेस्मिक वेलोसिटी पी वेव और एस वेव का सेस्मिक वेलोसिटी है, ठीक है, और दोनों का है कांस्टेंट है नियर द सरफेस। कहाँ है? कांस्टेंट है, दोनों नियर द सरफेस, ठीक है। नियर द सरफेस क्या है? कांस्टेंट है। द टाइम व्हेन द अर्थक्वेक ऑकर्स टी नॉट। सपोज करो कि जिस टाइम पे अर्थक्वेक क्या हो रहा है? ऑकर हो रहा है, वो टाइम क्या है? टी नॉट है, ठीक है। आफ्टर दैट प्लॉटिंग द डिफरेंस बिटवीन टी एस माइनस टी पी। क्या है टी एस? टाइम एट एस वेव, टी पी टाइम ऑफ पी वेव, अगेंस्ट द अराइविंग टाइम टी पी ऑफ द पी वेव। मतलब कि जो टाइम अराइव टाइम है पी वेव का, वो टाइम और ये दोनों टाइम एस वेव और पी वेव के दोनों टाइम को डिफरेंस को जब हम प्लॉट करते हैं तो उसी प्लॉटेशंस को क्या बोलते हैं? वादती डायग्राम। उसी प्लॉटेशंस को क्या बोलते हैं? प्लॉटेशन को वादती डायग्राम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। इसमें सिंपल सा एक रीजंस, एक बात बताता हूँ। टी एस माइनस टी पी वर्सेज टी पी का जो भी ग्राफ आएगा, ठीक है, उस ग्राफ को हम बोलते हैं वादती डायग्राम। उस ग्राफ को क्या बोलते हैं हम? वादती डायग्राम, ठीक है। ये क्यों होती है वादती डायग्राम का यूज हम क्यों करते हैं? ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है अर्थक्वेक के लिए, ठीक है। जब भी कभी अर्थक्वेक आती है ना, तो इस डायग्राम को क्रिएट किया जाता है। इस डायग्राम को क्रिएट करके चीज़ें दिखी जाती है। क्या दिखी जाती है? आप बता रहा हूँ। इस डायग्राम को क्रिएट करने के बाद हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि टाइम ऑफ ऑकरेंस क्या था किसी भी अर्थक्वेक का, किस टाइम पे उसकी ऑकरेंसी क्या थी, कब वो अर्थक्वेक आया, क्या एग्जैक्ट टाइम क्या था, ठीक है। और वो टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं? हम वादती डायग्राम का ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? वादती डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। और वादती डायग्राम क्या है? यही है, आपके स्क्रीन के सामने रहा वादती डायग्राम, ठीक है। इस डायग्राम की मदद से आप हमें बता सकते हो कि किसी भी अर्थक्वेक का एग्जैक्ट टाइम क्या था। हम किसी भी अर्थक्वेक का डिटरमाइन कर सकते हैं टाइम ऑफ ऑकरेंस, किस टाइम पे वो ऑकर किया है। तो ये डायग्राम है टी एस माइनस टी पी वाई एक्सिस और टी पी एस पी वेव का एक्स एक्सिस। इसको बोलते हैं वादती डायग्राम, ठीक है। ये एक फार्मूला है। जब इसको हम वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे बैठाएंगे, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे, तो ये एक फार्मूला आएगा, ठीक है। टी एस माइनस टी पी वाई, क्योंकि यहाँ पे वाई एक्सिस पे है, डी है। हम आपको पहले ही बता चुके थे कि अल्फा और बीटा क्या है? पी वेव और एस वेव का सेस्मिक वेलोसिटी है। किसी भी दो वेव, सरफेस वेव का सेस्मिक वेलोसिटी है पी वेव, अल्फा एंड बीटा। आपको कंसिडर पहले ही कर चुके थे। तो डी इंटू वन बाई बीटा माइनस वन बाई अल्फा, ठीक है। जब इसको एलुरेट करेंगे तो टी पी इंटू वन अल्फा बाई बीटा माइनस वन। तो इस लाइन का, ये जो लाइन गया है, इस लाइन का जो स्लोप होगा, ये लाइन जो गया है, इस लाइन का जो स्लोप होगा, वो स्लोप होगा अल्फा बाई बीटा माइनस वन, ठीक है। वह डी इज क्या है? डी इजकल टू ए जो है, ए रिजल्ट आपको याद रखना है, सब रिजल्ट को छोड़ के हुए ये रिजल्ट याद रखो और ये याद रखो। टी एस माइनस, इस पे आता है, हर साल क्वेश्चन आता है। अगले सेक्शन में मैं बता दूंगा कहाँ से क्वेश्चन आएगा। इससे हर साल क्वेश्चन एक पूछे जाते हैं, हर साल। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ए बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला इसे रट लो। ये हर साल इसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब हम आपको बता रहे हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल बाई द सेस्मिक वेव क्या होता है? डी इजकल टू अल्फा इंटू टी पी माइनस टी नॉट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें एक क्वेश्चन आया था 2013 में कि डिस्टेंस ट्रेवल बाई द सेस्मिक वेव क्या होगा। उसमें टी पी दे दिया था, अल्फा दे दिया था, टी नॉट दे दिया था, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा था एक साथ, अल्फा और बीटा की वैल्यू दे दी थी और उसका डिफरेंस की वैल्यू दे दिया था। फिर यहाँ से टी पी का फॉर्मूला से लगा के निकाल सकते हैं।
टी पी इंटू अल्फा बाई बीटा माइनस 1 इजकल टू टी एस माइनस टी पी। डिफरेंस दिया ही था, अल्फा बीटा दिया ही था, टी पी इजिली निकल जाएगा। और जो टी पी निकल जाएगा, टी नोट दिया था, अल्फा दिया था, तो आपको यहाँ से अल्फा तो ऑलरेडी दिया ही रहेगा, क्योंकि अल्फा बीटा बीटा तो अल्फा दिया ही रहेगा। तो डिस्टेंस टेबल बाई द सेस्मिक वेग हम यहाँ से आसानी से क्या कर सकते हैं, अरे निकाल सकते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो कमेंट करो, मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब हम आपको बताते हैं कि किसी भी, यहाँ पे हमने आपको बोला ना कि आगे मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी कि किसी भी एपी सेंटर का लोकेशन को कैसे हम डिटरमाइन करते हैं। अब हम आपको एग्जैक्ट पॉइंट बता रहे हैं, हाउ टू डिटरमाइन द लोकेशंस ऑफ अर्थक्वेक ऑफ एपी सेंटर। ठीक है, देयर आर 3 सेस्मिक स्टेशंस आर नेसेसरी। इस एपी सेंटर को निकालने के लिए हमें तीन सेस्मिक स्टेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ मेनी सेस्मिक स्टेशंस आर यूज टू डिटरमाइनिंग द एपिसेंटर ऑफ अर्थक्वेक। यह क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में। हाउ मेनी सेस्मिक स्टेशन इज रिक्वायर्ड, मिनिमम सेस्मिक लिस्ट, हाउ मेनी मिनिमम सेस्मिक स्टेशंस आर नेसेसरी टू फाइंड द अर्थक्वेक एपिसेंटर। ओनली 3। कितने? 3। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार देख के जाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार देख लेना। ठीक है, रट लेना। और उसकी फार्मूला कैसे निकालते हैं, एक फार्मूला होता है डी इजकल टू कैपिटल डी स्क्वायर माइनस डेल्टा किलोमीटर अपॉन 1/2। अब यहाँ कभी कभी क्या करेगा, डेल्टा किलोमीटर नहीं देगा। यहाँ पे देखो मैं बता रहा हूँ, डेल्टा किलोमीटर क्या है, एपी सेंटर ऑफ द डिस्टेंस, यही निकालना है मेरे को। कैपिटल डी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव। स्मॉल डी क्या है, वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट रिकॉर्डिंग स्टेशंस गिव रीजनेबल एस्टिमेशंस ऑफ द फोकल डेप्थ। ठीक है, तो ये चीज़ें है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूला को रट के जाना। एक फार्मूला से क्वेश्चन मिक्स करके क्वेश्चन पूछता है। अभी आपके ऊपर जितने फार्मूला मैंने दिया ना, सारे फार्मूलों को मिक्स करके एक क्वेश्चन फ्रेम बनाता है। और आई थिंक इस बार भी इसी से क्वेश्चन आएगा, अर्थक्वेक से आना भी होगा अगर न्यूमेरिकल तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्लोबल सेस्मिसिटी क्या होती है। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, आप इसे पढ़ सकते हो ईजिली। ठीक है, आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमें बताओ। ठीक है, हम आपकी मदद पूरी करेंगे। ठीक है, तो 30 से 60 डिग्री इसमें बेनिथ ओवरलैपिंग प्लेट्स होते हैं। सिंपल सी बात हो, ये जोन ऑफ एक्टिव सेस्मिसिटी होती है, जिसको वदाती बेनिफिट जोन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, वदाती वैनी ऑफ जोन। ठीक है, ये चीज़ें है, इसे एक बार देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना, कोई खास चीज़ें नहीं है, समझ लोगे। ठीक है, एनालिसिस ऑफ अर्थक्वेक फोकल मैकेनिज्म, फोकल मैकेनिज्म का एनालिसिस। ठीक है, ड्यूरिंग द अर्थक्वेक द एक्यूमुलेटेड इलास्टिक एनर्जी इज रिलीज सडनली बाय द फिजिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ग्राउंड एंड हीट एंड सेस्मिक वेव। कह रहा है कि अगर किसी एक्यूमुलेशन होता है अर्थक्वेक का, उसका रीजन है इलास्टिक एनर्जी, और वो कहाँ से अचानक से निकलता है, कहाँ, किसके द्वारा, फिजिकल डिस्प्लेसमेंट के द्वारा। ग्राउंड का फिजिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाना, हीट के कारण, वोल्केनिक जो इरेप्शंस आते हैं ना कभी कभी, उसके कारण भी अर्थक्वेक हो जाती है। सेस्मिक वेव तो रीजन है ही है। ठीक है, फोकल मैकेनिज्म ऑफ अर्थक्वेक कैन बी इन्फर्ड एंड द मोशंस ऑफ द फॉल्ट प्लेन इंटरप्रिटेड। फर्स्ट मोशन रिकॉर्डेड ऑफ सेस्मोग्राफ, या फर्स्ट मोशन रिकॉर्डेड बाई सेस्मोग्राफ्स। ये मैं डायग्राम आपको समझा देता हूँ, ये क्या करना चाहता है। ठीक है, सपोज कि यह सरफेस है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यह सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है। ठीक है, डाउन द सरफेस, अप द सरफेस। ठीक है, दो तरह सरफेस है। यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स है, रॉक्स है और भी थिंग्स है, सॉइल्स है, बहुत मिनरल्स है। ठीक है, ओट्स भी है, A to Z इज प्रेजेंट हियर। ठीक है, इसके आपस में क्या होगा, टकराव होगा। जाहिर सी बात है, क्या होगा, आपस में टकराव होगा ना। मान लो कि ये दो प्लेट्स आपस में टकराने के लिए कोशिश किया, अगर दोनों मजबूत हुआ तो दोनों डिफ्लेक्स कर जाएंगे एक दूसरे से, करेंगे, एक इधर भग जाएगा और एक इधर भग जाएगा। फिर से क्लियरली, सरफेस है, दोनों जब लड़ेंगे तो एक इधर भग जाएगा और एक इधर भग जाएगा। ठीक है, भग जाएगा। तो यहाँ पे दो तरह की चीज़ें हो रही है, कंप्रेशन हो रहे हैं और डाइलेशन हो रहे हैं। ठीक है, कंप्रेशन कौन हो रहा है, जो अब एबव द सरफेस भागने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्लेन भी दो मान रहा हूँ मैं। ठीक है, एक एक्सिलरी प्लेन, एक फॉल्ट प्लेन।
क्योंकि अगर ये दो आके लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये ब्रेक तो करेंगे ना, किसी न किसी रॉक को फॉल्ट तो करेंगे, फॉल्ट बनाएंगे ना, तो फॉल्ट प्लेन होगा ही होगा। ऑक्सिलरी प्लेन तो समझ रहे हैं कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि उसको परपेंडिकुलरली एज्यूम कर लिया कि उस फॉल्ट प्लेन का परपेंडिकुलर है ऑक्सिलरी प्लेन। मोस्टली बात वहाँ नहीं है, ऑक्सिलरी प्लेन और फॉल्ट प्लेन बात नहीं है। बात यहाँ पर जाता है कि कंप्रेशंस और डायलेशंस क्यों हो जाती है। सिंपल सी बात है, जब कोई भी सरफेस के अंदर कोई भी दो रॉक आपस में टकराती है, दोनों मजबूत है, तो एक डिफ्लेट इधर हो जाएगा, एक डिफ्लेट इधर हो जाएगा। एक अबव द सरफेस भागने की कोशिश करेगा, एक ग्राउंड द सरफेस भागने की कोशिश करेगा, और इसी चीज़ को हम ग्राउंड द सरफेस जो जाएगा उसको कंप्रेशंस डायलेशंस की कंडीशंस देते हैं, अबव द फ्रीज जाएगा उसको हम कंप्रेशन की कंडीशंस देते हैं। फॉल्ट प्लेन के अपोजिट होना चाहिए, लेकिन ठीक है, फॉल्ट प्लेन के अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंगल कपल, डबल कपल्स एंड व्हाट द डिफरेंस बिटवीन देयर। पहला चीज़ जान लो कि सिंगल और डबल कपल्स किसी भी अर्थक्वेक सोर्स का होता है। ठीक है, ये अर्थक्वेक सोर्स के लिए डबल कपल और सिंगल कपल होता है। ठीक है, ये क्या करता है, एक खास इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट, मैं यहाँ वही चीज़ लिखा हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर यू, आई एम से राइट, क्योंकि मैं वो चीज़ को हटा दिया हूँ जो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वही चीज़ मैं यहाँ पे अपने नोट्स में दिया हूँ। तो ये वीवीआई में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस पूछ सकता है, पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है कि सिंगल और डबल कपल्स अर्थक्वेक सोर्स मॉडल का किसके लिए सेम होता है। ठीक है, तो सेम किसके लिए होता है, पी वेव के लिए, और डिफरेंस किसके लिए होता है, एस वेव के लिए। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक्स, ये पॉइंट्स। इस पॉइंट्स को नोट कर लेना किसी अच्छे जगह। ठीक है, इस पॉइंट को नोट्स कर लेना, मैं इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक्स का। मैं टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ रख रहा हूँ। रेडियस ऑफ ईच पैटर्न्स एट एजिमुथल थीटा फ्रॉम द फॉल्ट प्लेन इज ए प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द सेस्मिक वेव इन दिस डायरेक्शंस। मतलब कह रहा है कि अगर कोई भी प्लेन अर्थक्वेक बनेगा तो जाहिर सी बात है अर्थक्वेक आएगा तो फॉल्ट प्लेन तो होगा ही होगा सरफेस के अंदर। तो उस सरफेस के अंदर जो फॉल्ट प्लेन होगा तो सरफेस से एक थीटा का एंगल बनाएगा। सपोज ये फॉल्ट प्लेन है तो एक थीटा का एंगल बना रहा है। ठीक है, और थीटा का जब एंगल बनाएगा ना, तो इस वेव का, जिस वेव के कारण ये फॉल्ट आया है, जिस वेव के कारण ये फॉल्ट आया है, उस वेव के एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मान लो कि एक कोई पैटर्न्स है, ऐसे पैटर्न्स का फॉल्ट प्लेन बना। ठीक है, इसकी रेडियस क्या है, आर है। ठीक है, और ये जब रेडियस आर है तो यहाँ से एक फॉल्ट प्लेन बनेगा ही बनेगा। मान लो फॉल्ट प्लेन बना है कि रेडियस आर है इस शेप का। ठीक है, सर्कुलर शेप का रेडियस आर है, तो इससे एंगल एक बनेगा थीटा। तुम सरफेस को मान के चलो ना, जो मैं सरफेस की बात बता रहा था, वहाँ से भी ये सरफेस है, ये सरफेस है, फॉल्ट प्लेन बना, एज मतलब थीटा होगा यहाँ। ठीक है, एक कोई ना कोई सरफेस वेव के कंडीशंस बनाया ही होगा कोई ना कोई। ठीक है, ये कोई ना कोई स्ट्रक्चर्स का रूप लिया ही होगा। सपोज मैं मान लेता हूँ सर्किल का रूप लिया, तो ये जो थीटा है ना, ठीक है, ये हमेशा इस सेस्मिक वेव के एम्पलीट्यूड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या तुम ये कह सकते हो कि एम्पलीट्यूड, सेस्मिक वेव का एम्पलीट्यूड वो एजिमुथल थीटा जो किसी पार्टिकुलर शेप के फॉर्मेशन में है, उसका रेडियस, सपोज कि सर्किल है तो उसका सर्कुलर रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या तुम बोल सकते हो तो थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मतलब कि थीटा का वेरिएशंस होगा तो सेस्मिक वेव की एम्पलीट्यूड वेरी करेगी। अगर बढ़ जाएगा तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगी, अगर थीटा का वेरिएशन घट जाएगी तो एम्पलीट्यूड घट जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फॉर द पी वेव द फॉल्ट प्लेन्स एंड ऑक्सिलरी प्लेन्स आर नोडल प्लेन्स ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट। कोई भी फॉल्ट प्लेन में अगर पी वेव की हम बात करते हैं और ऑक्सिलरी प्लेन, पी वेव के नोडल्स के लिए एक कभी भी डिस्प्लेस नहीं होता है, एक कभी भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होती है, लेकिन एस वेव में डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। इसे याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम आपको बताएंगे कि
सिंगल कपल क्या होता है, डबल कपल क्या होता है, ठीक है। सिंगल कपल, डबल कपल, यहाँ देखो ग्राउंड मोशन में अगर कोई पार्टिकल्स मूव कर रहा है तो उसके लिए सिंगल कपल ये होगा। जो थीटा की हम बात कर रहे थे, रेडियस आर के बेस में जो एजिमुथल थीटा था वो यही था। एक ग्राउंड मोशन से, एक ग्राउंड का है यहीं सरफेस के अंदर होगा, यही कंडीशन यहाँ पे क्या होगा, सरफेस के अंदर होगा, इस पॉइंट पे सरफेस के अंदर होगा, ठीक है। तो ये पैटर्न से एक बार इसे देख लेना, कोई खास यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, कुछ है ही नहीं तो क्वेश्चन क्या पूछेंगे यहाँ पे, आई थिंक। तो इसे अच्छे से एक बार देख लेना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, रे पाथ अलोंग विच ए पी वेव ट्रेवल फ्रॉम ए अर्थक्वेक टू सेस्मोग्राफिक इज कर्व्ड। हम आपको उसी टाइम बताए थे कि अगर हम अर्थक्वेक के टाइम वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाते हैं तो हमेशा वो नॉन लीनियर होगा। हम आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ बनाते हो अर्थक्वेक के रिस्पेक्ट में तो नॉन लीनियर होता है। उसका रीजन मैंने क्या दिया था कि जो रे पाथ होता है सेस्मिक वेव का वो हमेशा क्या होता है, सेस्मोग्राफी पे कर्व्ड होता है, हमेशा क्या होता है, कर्व्ड होता है। वही चीज़ है, वही चीज़ यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी अगर रे पाथ पी वेव से ट्रेवल कर रही है अर्थक्वेक की तरफ, उसकी सेस्मोग्राफी हमेशा क्या होगी, कर्व होगी। उसका रीज़न क्या है वो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, कर्व होगी। क्यों कर्व होगी, मैंने वहाँ एक रीज़न दिया कि नॉन लीनियर होगा। नॉन लीनियर क्यों होगा, क्योंकि सेस्मोग्राफी पे वेव रे पाथ का क्या होगा, कर्व होगा। भाई अब कर्व क्यों होगी, कर्व होने का रीज़न यह है कि वेरिएशंस ऑफ सेस्मिक वेलोसिटी विद डेप्थ, डेप्थ के साथ साथ वेलोसिटी की क्या हो जाती है, वेरिएशंस हो जाता है। वेलोसिटी हमेशा डेप्थ के साथ क्या हो जाती है, वैरी करने लगती है, ठीक है। इसलिए अगर कांस्टेंट होती तो वहाँ भी लीनियर होता और कर्व भी नहीं होता। कर्व होने का रीज़न है कि अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज कर रहा है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है डेप्थ के साथ, डेप्थ अगर इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, सिंपल सी बात है, इसलिए कर्व बन रहा है। अगर दोनों प्रोपोर्शनलिटी हो जाए, एक बढ़े एक और बढ़ जाए तो फिर लीनियर की तो बात हम कर ही नहीं सकते। वहाँ पे जो हम ग्राफ बता रहे थे टाइम वर्सेस डिस्टेंस वाला, वो बोल रहे थे कि नॉन लीनियर होता है, तो वहाँ लीनियर हो जाता है। तो यहाँ पे नॉन लीनियर होने का रीजंस ये भी है कि जो वेलोसिटी ऑफ द सेस्मिक वेलोसिटी है, वेरिएशंस ऑफ सेस्मिक वेलोसिटी है विथ डेप्थ के साथ वैरी करती है। अगर डेप्थ बढ़ता है तो सेस्मिक वेलोसिटी क्या हो जाती है आपकी, सेस्मिक वेलोसिटी आपकी अगर वो बढ़ता है तो घट जाती है। अब हम बात करते हैं सुनामी की, इसको लिखते हैं TSUNAMI, ठीक है, TSASUNAMI, देखिए पढ़ते हैं सुनामी है, ठीक है। मेरा एक दोस्त है, कहानी छोटी सी बता रहा है, मेरा दोस्त है, उसको सुनामी सब जब सुनता है तो उसको बड़ी खुशी होती है। उड़ीसा साइड से है, वो हमेशा ये कहता है कि मुझे अच्छा लगता है जब भी सुनामी आती है। तो अब पता नहीं रीजंस क्या है, मैंने रीज़न कई बार जानने की कोशिश किया है पर वो बता नहीं पाता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं सुनामी। सुनामी एक डिस्पर्सिव वेव है। डिस्पर्सिव वेव क्यों है इसका भी मैं रीज़न दूंगा, वीडियो देखते रहो पूरे अंत तक, तभी समझ में आएगी। फिर पी वेव के लिए हम बात करते हैं ओमेगा 2π/T होता है, के के लिए होता है 2π/λ। ये वेव नंबर है, टाइम पीरियड T, ये तो सिंपल फार्मूला है, यू नो दैट वेरी वेल। ये सब छोटे छोटे फार्मूले हैं जिसको आपको पढ़ के रहना चाहिए, ठीक है, पढ़ के रखना चाहिए इसे, क्योंकि ये बहुत नीड्स है। कभी कभी इससे क्वेश्चंस अराइज हो जाते हैं कि व्हाट इज़ द वेव नंबर, ठीक है, सॉरी व्हाट इज़ द वेव नंबर नहीं पूछेगा, वेव नंबर से बेस्ट न्यूमेरिकल पूछ लेगा कि कैलकुलेट वेव नंबर, ठीक है। तो फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिस्पर्शंस ऑन ओशियनिक ऑफ द डेप्थ, ओमेगा इक्वल टू के इंटू रूट जी टी, फेज वेलोसिटी ऑफ द सुनामी ओमेगा/k√GT, ठीक है। और ग्रुप वेलोसिटी में हमेशा डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा के। कभी कभी क्या करता है यहाँ पे ना कि ओमेगा का एक इक्वेशन दे देगा के रेस्पेक्ट में, ओमेगा इक्वल टू लाइक से ऐसे, ओमेगा इक्वल टू k² + 2k+1, ठीक है, ये इक्वेशंस दे दिया। अब तुमसे पूछ दिया कि हमें बताओ कि ग्रुप वेलोसिटी ऑफ सुनामी क्या होगा, व्हाट इज द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ सुनामी। तुम क्या करोगे, ओमेगा/k के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दोगे, के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दोगे। सपोज मैं एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, अच्छा लगेगा।
ओमेगा इज इक्वल टू 2k प्लस 3। ठीक है, हमको बोला कि आप ग्रुप वेलोसिटी सुनामी का निकाल के दिखाओ, अगर k इज इक्वल टू 1 हो तो k स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट किए डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा के, क्योंकि यहाँ ए फॉर्मूला दिया हुआ है, देखो ये, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 4k। ठीक है, 4k हो जाएगा, और k की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। ये आंसर क्या होगा, ग्रुप वेलोसिटी ऑफ सुनामी आफ्टर सुनामी, सुनामी के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ग्रुप वेलोसिटी, तो क्या होगा वो अभी आपको पता है 4। ठीक है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, और रूट GD है, याद रखो, ये सब चीज़ें हैं, याद रखो, थोड़ा सा फॉर्मूला है, मेहनत तो करना पड़ेगा, इससे क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, आई थिंक इस बार कहीं ना पूछ बैठे, तो इसलिए इसे याद रखना बहुत नीड है। अब हम बात करते हैं अर्थक्वेक साइज का। 2 पैरामीटर्स आर सब्जेक्टेड टू डिस्क्राइब हाउ लॉन्ग ए लार्ज अर्थक्वेक्स। केवल 2 ही पैरामीटर से, इससे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरामीटर याद करना, साइज को, अर्थक्वेक को कैसे, 2 पैरामीटर कौन कौन से हैं उसके बारे में पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ आगे। पहला है इंटेंसिटी और दूसरा है मैग्नीट्यूड। इससे हर 1 साल गैप करके एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, 1 साल क्वेश्चन क्या पूछा था मैं भी बताऊंगा। इंटेंसिटी क्या होती है, यह एक ऐसा पैरामीटर है जो असेसमेंट ऑफ विजिबल इफेक्ट होती है, इसको मैं देख के समझते हैं। ठीक है, यह इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट नहीं करता है। इंटेंसिटी इज ए नॉट इंस्ट्रूमेंटल मेजरमेंट, इंटेंसिटी नॉट ए इंस्ट्रूमेंटल मेजरमेंट, इट डिपेंड्स ऑन द फैक्टर अदर देन एक्चुअल साइज ऑफ अर्थक्वेक। क्वेश्चन क्या पूछा था मैं बताता हूँ आगे, पहले मैग्नीट्यूड भी देख लेते हैं। 2 पैरामीटर है ना किसी भी अर्थक्वेक के साइज को डिटरमाइन करने की, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज ए डिटरमाइन द इंस्ट्रूमेंटली इज ए मोर ऑब्जेक्टिव मेजर ऑफ इट्स साइज। ठीक है, अब बताता हूँ कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था विच पैरामीटर ऑफ द अर्थक्वेक साइज विच इज यूज फॉर मेजरमेंट विच आर कैलकुलेटेड बाय द मेजरमेंट। ऑप्शन में इंटेंसिटी था, मैग्नीट्यूड था, प्रेशर था एंड नॉन ऑफ दिस भी था। तो कौन सा होगा, कौन सा होगा, अरे बोलना कौन सा होगा, इंटेंसिटी, क्योंकि यही होता है जो इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट नहीं करता है। विच वन द फॉलोइंग इज नॉट ए इंस्ट्रूमेंटल मेजरमेंट पैरामीटर ऑफ अर्थक्वेक साइज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंस्ट्रूमेंटल मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक साइज। कौन सा होगा आंसर, इंटेंसिटी। क्वेश्चन आया था एक बार, इसे ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं, ठीक है, इंटेंसिटी इज ए मोर एप्रोप्रिएटेड पैरामीटर फॉर डिस्क्राइबिंग द सेवरिटी ऑफ इट्स इफेक्ट्स एंड मैनकाइंड ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, पढ़ लेना है थोड़ा सा। इट इज एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ अर्थक्वेक, एक्सपेरिमेंटल डाटा है, मेजरमेंट डाटा है। ठीक है, surface wave magnitudes, this is the very important, this is the very important VVI फार्मूला। इससे न्यूमेरिकल्स पिछले 3 साल से आ रहे हैं, इससे न्यूमेरिकल्स पिछले 3 साल से आ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ 3 फार्मूला को कंबाइन करके एक न्यूमेरिकल बनाया जा रहा है पिछले 3 साल से। वो पहला फार्मूला कौन सा है, मैं 3 फार्मूला बोला हूँ, याद रखना। फर्स्ट नंबर 1, ठीक है, फर्स्ट 1, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेना कि ES क्या है, ठीक है, उस क्यों क्या होती है, ये सब चीज़ देख लेना। T क्या है, डेल्टा क्या है, आप एक बार अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं बॉडी वेव मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। फार्मूला नंबर 2 VVI, फार्मूला नंबर 2, जिसे आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसको भी याद कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसे। अब हम बात करते हैं मेजरिंग स्केल्स। एक स्केल्स होती है, मेजरिंग स्केल्स पे हम देख सकते हैं कि सैचुरेशंस ऑफ MB, मतलब कि बॉडी वेव मैग्नीट्यूड्स, ये सरफेस वेव मैग्नीट्यूड्स, बॉडी वेव मैग्नीट्यूड्स, MB मतलब बॉडी वेव मैग्नीट्यूड्स। सैचुरेशंस ऑफ बॉडी वेव मैग्नीट्यूड कितना होता है, वैल्यू 6 मेजरिंग स्केल पे। इसे याद रखना है, इससे एक साल न्यूमेरिकल पूछा था, इससे एक साल न्यूमेरिकल पूछा था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
VBI, ठीक है। सैचुरेशंस ऑफ MS, मैग्नीट्यूड ऑफ द सरफेस वेव 8 होता है, और MW के लिए कोई सैचुरेशंस नहीं होता है। MW क्या है मैं बताऊंगा। ये सरफेस मैग्नीट्यूड है और ये सरफेस है, और ये क्या है आपको बॉडी मैग्नीट्यूड से, ठीक है। इसको रट लेना 6 और 8, ठीक है। MW में कोई सैचुरेशंस वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो तीसरा नंबर फॉर्मूला क्या होगा आपका, कुछ सोचो। ये तीनों को मिला के एक न्यूमेरिकल्स आए थे पिछले साल, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूला आपको रटना चाहिए, इसको भूल जाओ, ये कहीं यूज नहीं आता है, ये कहीं यूज नहीं आता है, ठीक है। इसको भूल जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, इससे ही क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये है ही नहीं, ये पढ़ना ही नहीं है हमको, ठीक है। ये डिफरेंस वेरिएशंस है, ठीक है। अर्थ क्योंकि वेरिएशंस के बेस पे डिपेंड करता है, तो हमें नीड सिर्फ इसकी है। तीसरा फॉर्मूला कौन सा है, उसका क्या नाम है, मोमेंट मैग्नीट्यूड्स, जो MW इक्वल टू 2/3 log 10 MO minus 9.1. This is the needed formula. This is not a needed formula. Not need. This is the not need. ठीक है, तो इसे याद रखना, ये बहुत ज़रूरी है। ये 3 फार्मूला मैं आपको बताया ना, तीनों फार्मूला एक बार अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी हमने तो बता दिया, 2 पैरामीटर होता है, दोनों पैरामीटर के एक रिलेशन से बताओ। इससे क्वेश्चंस नहीं आए, लेकिन इस बार क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चे, इस बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, रट लो, इस बार क्वेश्चंस आ रहे हैं। VBI बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें H क्या है, MS क्या है, मैं सब कुछ लिख रखा हूँ ऊपर भी, ठीक है। MS क्या है, सरफेस मैग्नीट्यूड्स, H हाइट है, I मैक्स इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी है, क्या होता है 1.5 MS माइनस 1.8 log 10 H प्लस 1.7, ठीक है। अगर इस PDF का नीड हो तो आप हम इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, आपको PDF मिल जाएगी। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करो, प्लीज़ यार कमेंट करो, ठीक है। आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि बच्चों को मदद हो सके, आपके साथ जो स्टूडेंट है जो पढ़ रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल हो सके। क्योंकि अर्थक्वेक के बेस पे, गेट के बेस पे कोई अभी तक बनाया ही नहीं वीडियो, मैंने सोचा कि वीडियो बनाऊं, आपकी मदद हो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़, आई रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़। नेक्स्ट डे हम बताएंगे आपको सेस्मिक वेलोसिटी के बारे में, कल वीडियो अपलोड होगी सेस्मिक पे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, ताकि आपको वीडियो जल्द मिल जाए, ताकि आप उसे देख सको। एक गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं गेट में अपियर हूँ और हो रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसे अपना नोट्स बनाया हूँ, एक परफेक्ट नोट्स बनाया हूँ, जो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अब हम बात करते हैं अर्थक्वेक फ्रीक्वेंसी की। द रिलेशन बिटवीन द एनुअल फ्रीक्वेंसी एंड मैग्नीट्यूड इज लॉगरिथम्स बाय इक्वेशंस log n इक्वल टू a माइनस बी इंटू एम एस। ए और बी क्या है, एम एस तो पता है हमें क्या है, एम एस क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है, सरफेस वेव मैग्नीट्यूड है। लेकिन ए और बी क्या है, एन क्या है, एन इज एनुअल फ्रीक्वेंसी है, पर ए और बी क्या है, ए और बी की वैल्यू, ये देखो, ए की वैल्यू हमेशा वैरी करती है 8 और 9, या तो 8 होगा या 9 होगा। किस पे डिपेंड करता है, रीजन पे डिपेंड करता है, किस रीजन में। अब कुछ बच्चों को समझ में कि रीजन पे कैसे डिपेंड करेगा, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ए बी की वैल्यू आपको पेपर में दे देगा, अगर ये क्वेश्चन इससे क्वेश्चन पूछेगा तो ए बी की वैल्यू आपको क्या रहेगा, गिवन रहेगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट, वी चिल, ओके। एनर्जी रिलेटेड इससे क्वेश्चन आया था पिछली बार, VVI इससे क्वेश्चन आया था, पूछा था कि E7 और E8 में बड़ा कौन सा है, ठीक है। अगर MS की वैल्यू 5 हो तो, ठीक है। आप क्वेश्चन देखना 2014 या 2013 में क्वेश्चंस थे, एक बार देख लेना, वो यहीं से क्वेश्चन था, ठीक है। log 10 E इक्वल टू 4.8 प्लस 1.5 MS, ठीक है। E for energy released in joules, MS for wave magnitudes. This formula is very important for you waves, ठीक है। All the guys please, this is the very important formula. Now I am going to take a screenshot, please take to screenshot.
अब हम बात करते हैं एनर्जी और एमएस। अगर एनर्जी बढ़ रही है, आप एक चीज़ यहाँ से क्या देख रहे हो, एनर्जी ये तो कांस्टेंट टर्म है, 4.8 कांस्टेंट टर्म। एनर्जी इंक्रीज करेगी तो एमएस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब बोलना एमएस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एमएस क्या है, वेव मैग्नीट्यूड। एमएस क्या है, वेव मैग्नीट्यूड। एमएस क्या है, वेव मैग्नीट्यूड। और ई क्या है, एनर्जी रिलीज। किसमें, जूल में। किसमें, जूल में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, जूल में होना चाहिए। इसे रट लो, यहीं रट लो। log 10 e base 10 e इक्वल टू 4.8 प्लस 1.5 ms। log 10 e इक्वल टू 4.8 प्लस 1.5 ms। ठीक है, तो इसे रट लो, इसे पढ़ लो अच्छे से। और आई थिंक दैट कि दिस इज द लास्ट टॉपिक्स ऑफ द अर्थक्वेक्स। और हम नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे सेस्मिक के बारे में। सेस्मिक क्या होता है, सेस्मिक से किस क्वेश्चन, क्योंकि 26% क्वेश्चन आते हैं हर साल गेट में। हर साल नहीं, पिछले 10 साल से 26%, सबसे ज़्यादा परसेंटेज इसी से रहा है। हर साल 4-3 क्वेश्चन रहते हैं। और इसे तो 3 क्वेश्चन पक्का ही हैं। आपको जो बताया मैंने ना, वो पक्का करके जाना, वो आएगा क्वेश्चन। ठीक है, इससे तो क्वेश्चन एनर्जी रिलीज बाय द अर्थक्वेक से क्वेश्चन तो पक्का आएगा। इससे क्वेश्चन आएगा, वीवीआई कर लो इसे और इसे करके जाना, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके लिए। ठीक है, और ये पूरे गेट के बच्चे जो गेट में इस पर बैठे हैं ना, जियो फिजिक्स के साथ, जो जियो फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब माई चैनल्स, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, ताकि और बच्चों की हेल्प हो सके। और कोई आपको डाउट हो, कोई आपको किसी टॉपिक्स पे समझना हो, वैसे मैं अर्थक्वेक के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक का निचोड़ यहाँ दे रखा हूँ, इससे बाहर आएगा ही नहीं। सो गाइज अगर कोई डाउट्स हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, तो आप हमें कमेंट करो या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे मैसेज करो, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा आपको। अगर इस पीडीएफ का नीड हो तो ये पीडीएफ भी मैं आपको सेंड करूंगा। थैंक यू सो मच गाइज एंड गुड नाइट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन, नॉलेज एकेडमी। आज हम बात करेंगे जियो फिजिक्स गेट में बहुत सारे चैप्टर्स है जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, सेस्मिक हो गया। आपको मैंने सिलेबस दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी सिलेबस का लिंक मैं डाल चुका हूँ कि गेट के जियोलॉजी और जियो फिजिक्स में कितने कौन से चैप्टर से कितने % क्वेश्चंस आते हैं। आप जाओ ज़रूर उसे देखो और प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करो। आप कमेंट नहीं करते हो, वीडियो देख लेते हो लेकिन कमेंट नहीं करते हो, तो सो प्लीज़ वीडियो देखने के बाद कमेंट करो। कोई नीड हो कोई चैप्टर पे, तो उस चैप्टर पे मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। तो आज हम बात करेंगे अर्थक्वेक, जो जियो फिजिक्स का लगभग 10% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। 1-2 न्यूमेरिकल्स हर साल पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे जियो फिजिक्स अर्थक्वेक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जियो फिजिक्स अर्थक्वेक के बारे में। सेस्मोलॉजी, अर्थक्वेक सेस्मोलॉजी जो दोनों होता है, बॉडी वेव और सर्वे वेव्स दोनों के बेस पे होती है। 90% जो अर्थक्वेक होता है वो रिजल्ट होता है टेक्टोनिक इवेंट, और 10% जो है उसका कारण है वोल्केनिक्स, कोलैप्स ऑफ सब्सटेंशियल कैविटी और मैन-मेड इफेक्ट। मैन-मेड इफेक्ट के कारण भी हमें अर्थक्वेक देखने को मिल जाती है। जैसे जापान में आए थे जो हम परमाणु बम गिरा हुआ था, उस टाइम पे वहाँ अर्थक्वेक हुई थी, काफ़ी तहस नहस हो गया था, जिसका इफेक्ट आज भी है। तो ये मैन-मेड ही है। तो 10% रिलेटेड है वोल्केनिक से, बोल सकते हो मैन-मेड इफेक्ट है। और 90% रिजल्ट जो होता है अर्थक्वेक का वो होता है टेक्टोनिक इवेंट। ठीक है, चट्टानों के टकराने से। अब हम बात करते हैं कि अर्थक्वेक्स जिस पॉइंट से अपीयर होता है उसको हम बोलते हैं फोकस या हाइपोसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जिस पॉइंट से किसी भी हम एक सपोज करो कि हम एक सर्किल बना रहे हैं, एक हम क्या बना रहे हैं, ये सर्किल बना रहे हैं। ये समझ करो कि मेरा अर्थक्वेक है। ठीक है, ये मेरा अर्थक्वेक आया है, तो ये एक सेंटर होगा। ये जो सेंटर होगा इसको हमेशा हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइपोसेंटर या फोकस। ठीक है, और अगर हम वही बात करते हैं, सब ये अर्थक्वेक है। ठीक है, ये सेंटर था आपका, ये सेंटर था आपका। इसके जस्ट वर्टिकल डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, इस वर्टिकल डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, इस सारे पॉइंट्स को बोलते हैं एपी सेंटर ऑफ अर्थक्वेक्स। क्या बोलते हैं इसको, एपी सेंटर ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, हाइपर सेंटर ऑफ अर्थक्वेक या फोकस किसको बोलते हैं, जहाँ से अपीयर होता है, जिस सेंटर से हमारा अर्थक्वेक अपीयर होता है। आप न्यूज़ में हमेशा देखते हो कि इसका सेंटर कहाँ था, तो दिल्ली था। तो जहाँ सेंटर होगा वहाँ सबसे ज़्यादा खतरा होती है,
ठीक है, तो उसको बोलते हैं हाइपोसेंटर या फोकस, ठीक है। और उसके जस्ट वर्टिकल डिस्टेंस आपको मैंने दिखाया, आपको मैंने अभी दिखाया, ये सपोज करो अर्थक्वेक है, सेंटर है, और ये वर्टिकल डिस्टेंस पे जिस पॉइंट को कट कर रहा है, ये सारे पॉइंट को बोलते हैं हम एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक्स। इसको क्या बोलते हैं? एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक्स बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि ठीक है, हम बहुत सारे पॉइंट्स आ गए वर्टिकल्स, तो एपिसेंटर बोल दिया। कैसे बोल दिया एपिसेंटर भाई? उसका लोकेशंस क्या होगा, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन। वर्टिकल की हम बात जब भी कर रहे हैं, वर्टिकल की बात कर रहे हैं, ये सेंटर है और ये अर्थक्वेक है, ये सेंटर है, सेंटर से वर्टिकल, ये भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, तो एवं वर्टिकल को हम कंसीडर करते हैं। तो भाई यहाँ सारे पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स को कट कर रहा है, तो किस पॉइंट को हम एपिसेंटर कहेंगे? क्या लोकेशन होगा एपिसेंटर का? कुछ नहीं होता है, एपिसेंटर का लोकेशन हम आपको बताएंगे आगे। अभी आप ये जान लो, एक चीज़ पढ़ो, एक फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। द डिस्टेंस बिटवीन द सेस्मिक स्टेशन टू एपिसेंटर मे बी एक्सप्रेस इन द किलोमीटर along the surface. Delta naught is equal to 180 by pi into delta किलोमीटर अपॉन आर एट ए अर्थ सेंटर, ठीक है। अब ये फॉर्मूला है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे याद करना कोई ज़रूरी नहीं है, पर हाँ ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रेवलिंग टाइम वर्सेस डिस्टेंस का प्लॉट हमेशा लीनियर नहीं होता है। आपको जनरल बात बताता हूँ मैं, ठीक है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। हमको किसका? टाइम और डिस्टेंस का प्लॉट देखना है, और लीनियर नहीं। तो यहाँ पे सिंपल से दिख रहे हैं, यस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब डिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? टाइम के। तो इसका जाहिर सी बात है, जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका ग्राफ क्या होगा? लीनियर नहीं होगा। इसका ग्राफ क्या होगा? लीनियर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ एक और रीज़न दिया है। अर्थ सेंटर, जब भी हम टाइम विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस का ग्राफ हम अर्थक्वेक में बनाते हैं, अर्थक्वेक को रिलेट करके बनाते हैं, तो उसका ग्राफ कभी भी लीनियर नहीं होता है। उसका रीज़न है कि रे पाथ्स ऑफ द वेव ट्रैवलिंग टू डिस्टेंस सेस्मोग्राफिक्स आर कर्व। जो रे पास करता है, जो रे ऑफ पाथ होती है वेव की, अर्थक्वेक वेव की, वो हमेशा सेस्मोग्राफ क्या होता है? रिकॉर्डिंग होती है, जो हमें सेस्मिक वेव को रिकॉर्ड करती है, अर्थक्वेक की सेस्मिक वेव को, वो हमेशा क्या होता है? कर्व्ड होती है। वो हमेशा क्या होती है? कर्व्ड होता है। इसलिए वो जो लीनियर का केस नहीं आता है। चलो हम आप तुमको बात कर रहे हैं अभी हमने आपको बताया कि लोकेशन कैसे हम मेजर करते हैं, आगे बताऊंगा मैं आपको। अब मैं बता रहा हूँ कि कैसे मेजर करते हैं। सपोज करो कि अल्फा बीटा दो वेलोसिटी, सेस्मिक वेलोसिटी पी वेव और एस वेव का सेस्मिक वेलोसिटी है, ठीक है, और दोनों का है कांस्टेंट है नियर द सरफेस। कहाँ है? कांस्टेंट है, दोनों नियर द सरफेस, ठीक है। नियर द सरफेस क्या है? कांस्टेंट है। द टाइम व्हेन द अर्थक्वेक ऑकर्स टी नॉट। सपोज करो कि जिस टाइम पे अर्थक्वेक क्या हो रहा है? ऑकर हो रहा है, वो टाइम क्या है? टी नॉट है, ठीक है। आफ्टर दैट प्लॉटिंग द डिफरेंस बिटवीन टी एस माइनस टी पी। क्या है टी एस? टाइम एट एस वेव, टी पी टाइम ऑफ पी वेव, अगेंस्ट द अराइविंग टाइम टी पी ऑफ द पी वेव। मतलब कि जो टाइम अराइव टाइम है पी वेव का, वो टाइम और ये दोनों टाइम एस वेव और पी वेव के दोनों टाइम को डिफरेंस को जब हम प्लॉट करते हैं तो उसी प्लॉटेशंस को क्या बोलते हैं? वादती डायग्राम। उसी प्लॉटेशंस को क्या बोलते हैं? प्लॉटेशन को वादती डायग्राम। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। इसमें सिंपल सा एक रीजंस, एक बात बताता हूँ। टी एस माइनस टी पी वर्सेज टी पी का जो भी ग्राफ आएगा, ठीक है, उस ग्राफ को हम बोलते हैं वादती डायग्राम। उस ग्राफ को क्या बोलते हैं हम? वादती डायग्राम, ठीक है। ये क्यों होती है वादती डायग्राम का यूज़ हम क्यों करते हैं? ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है अर्थक्वेक के लिए, ठीक है। जब भी कभी अर्थक्वेक आती है ना, तो इस डायग्राम को क्रिएट किया जाता है। इस डायग्राम को क्रिएट करके चीज़ें दिखी जाती है। क्या दिखी जाती है? आप बता रहा हूँ। इस डायग्राम को क्रिएट करने के बाद हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि टाइम ऑफ ऑकरेंस क्या था किसी भी अर्थक्वेक का, किस टाइम पे उसकी ऑकरेंसी क्या थी, कब वो अर्थक्वेक आया, क्या एग्जैक्ट टाइम क्या था, ठीक है। और वो टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं? हम वादती डायग्राम का ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? वादती डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। और वादती डायग्राम क्या है? यही है, आपके स्क्रीन के सामने रहा वादती डायग्राम, ठीक है।
इस डायग्राम की मदद से आप हमें बता सकते हो कि किसी भी अर्थक्वेक का एग्जैक्ट टाइम क्या था। हम किसी भी अर्थक्वेक का डिटरमाइन कर सकते हैं टाइम ऑफ ऑकरेंस, किस टाइम पे वो ऑकर किया है। तो ये डायग्राम है टी एस माइनस टी पी वाई एक्सिस और टी पी एस पी वेब का एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वादाटी डायग्राम। ठीक है, ये एक फार्मूला है, जब इसको हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे बैठाएंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे, तो ये एक फार्मूला आएगा। ठीक है, टी एस माइनस टी पी वाई, क्योंकि यहाँ पे y एक्सिस पे है, डी है, हम आपको पहले ही बता चुके थे कि अल्फा और बीटा क्या है, पी वेव और एस वेव का सेस्मिक वेलोसिटी है। किसी भी दो वेव सरफेस वेव का सेस्मिक वेलोसिटी है पी वेव, अल्फा एंड बीटा, आपको कंसिडर पहले ही कर चुके थे। तो डी इंटू वन बाई बीटा माइनस वन बाई अल्फा। ठीक है, जब इसको एलुरेट करेंगे तो टी पी इंटू वन अल्फा बाई बीटा माइनस वन। तो इस लाइन का, ये जो लाइन गया है, इस लाइन का जो स्लोप होगा, ये लाइन जो गया है, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो स्लोप होगा अल्फा बाई बीटा माइनस वन। ठीक है, वह डी इज क्या है, डी इजकल टू ए जो है, ए रिजल्ट आपको याद रखना है, सब रिजल्ट को छोड़ के हुए ये रिजल्ट याद रखो और ये याद रखो, टी एस माइनस। इस पर आता है, हर साल क्वेश्चन आता है, अगले सेक्शन में मैं बता दूंगा कहाँ से क्वेश्चन आएगा। इससे हर साल क्वेश्चन एक पूछे जाते हैं, हर साल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला इसे रट लो, ये हर साल इसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब हम आपको बता रहे हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल बाई द सेस्मिक वेव क्या होता है, डी इजकल टू अल्फा इंटू टी पी माइनस टी नॉट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें एक क्वेश्चन आया था 2013 में कि डिस्टेंस ट्रेवल बाई द सेस्मिक वेव क्या होगा, उसमें टी पी दे दिया था, अल्फा दे दिया था, टी नॉट दे दिया था। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा था एक साथ, अल्फा और बीटा की वैल्यू दे दी थी और उसका डिफरेंस की वैल्यू दे दिया था। फिर यहाँ से टी पी का फॉर्मूला से लगा के निकाल सकते हैं, टी पी इंटू अल्फा बाई बीटा माइनस वन इजकल टू टी एस माइनस टी पी। डिफरेंस दिया ही था, अल्फा बीटा दिया ही था, टी पी इजिली निकल जाएगा, और जो टी पी निकल जाएगा, टी नोट दिया था, अल्फा दिया था, तो आपको यहाँ से अल्फा तो ऑलरेडी दिया ही रहेगा, क्योंकि अल्फा बीटा बीटा तो अल्फा दिया ही रहेगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई द सेस्मिक वेव हम यहाँ से आसानी से क्या कर सकते हैं, अरे निकाल सकते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो कमेंट करो, मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब हम आपको बताते हैं कि किसी भी, यहाँ पे हमने आपको बोला ना कि आगे मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी कि किसी भी एपी सेंटर का लोकेशन को कैसे हम डिटरमाइन करते हैं। अब हम आपको एग्जैक्ट पॉइंट बता रहे हैं, हाउ टू डिटरमाइन द लोकेशंस ऑफ अर्थक्वेक ऑफ एपी सेंटर। ठीक है, देयर आर 3 सेस्मिक स्टेशंस आर नेसेसरी। इस एपी सेंटर को निकालने के लिए हमें तीन सेस्मिक स्टेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ मेनी सेस्मिक स्टेशंस आर यूज टू डिटरमाइनिंग द एपिसेंटर ऑफ अर्थक्वेक। यह क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में। हाउ मेनी सेस्मिक स्टेशन इज रिक्वायर्ड, मिनिमम सेस्मिक लिस्ट, हाउ मेनी मिनिमम सेस्मिक स्टेशंस आर नेसेसरी टू फाइंड द अर्थक्वेक एपिसेंटर, ओनली 3। कितने, 3। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार देख के जाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार देख लेना। ठीक है, रट लेना। और उसकी फार्मूला कैसे निकालते हैं, एक फार्मूला होता है डी इजकल टू कैपिटल डी स्क्वायर माइनस डेल्टा किलोमीटर अपॉन 1/2। अब यहाँ कभी कभी क्या करेगा, डेल्टा किलोमीटर नहीं देगा। यहाँ पे देखो मैं बता रहा हूँ, डेल्टा किलोमीटर क्या है, एपी सेंटर ऑफ द डिस्टेंस, यही निकालना है मेरे को। कैपिटल डी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई द वेव। स्मॉल डी क्या है, वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट रिकॉर्डिंग स्टेशंस गिव रीजनेबल एस्टिमेशंस ऑफ द फोकल डेप्थ। ठीक है, तो ये चीज़ें है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूला को रट के जाना। एक फार्मूला से क्वेश्चंस मिक्स करके क्वेश्चन पूछता है। अभी आपके ऊपर जितने फार्मूला मैंने दिया ना, सारे फार्मूलों को मिक्स करके एक क्वेश्चन फ्रेम बनाता है, और आई थिंक इस बार भी इसी से क्वेश्चन आएगा, अर्थक्वेक से आना भी होगा अगर न्यूमेरिकल तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्लोबल सेस्मिसिटी क्या होती है। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, आप इसे पढ़ सकते हो ईजिली। ठीक है, आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमें बताओ। ठीक है, हम आपकी मदद पूरी करेंगे। ठीक है, तो 30 से 60 डिग्री इसमें बेनिथ ओवरलैपिंग प्लेट्स होते हैं। सिंपल सी बात हो, ये जोन ऑफ एक्टिव सेस्मिसिटी होती है, जिसको वदाती बेनिफिट जोन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, वदाती वैनी ऑफ जोन। ठीक है, ये चीज़ें है, इसे एक बार देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना, कोई खास चीज़ें नहीं है, समझ लोगे। ठीक है, एनालिसिस ऑफ अर्थक्वेक फोकल मैकेनिज्म का एनालिसिस। ठीक है, ड्यूरिंग द अर्थक्वेक द एक्यूमुलेटेड इलास्टिक एनर्जी इज रिलीज सडनली बाय द फिजिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ग्राउंड एंड हीट एंड सेस्मिक वेव।
कह रहा है कि अगर किसी एक्मुलेशन होता है अर्थक्वेक का, उसका रीजन है इलास्टिक एनर्जी, और वो कहाँ से अचानक से निकलता है, कहाँ, किसके द्वारा, फिजिकल डिस्प्लेसमेंट के द्वारा, ग्राउंड का फिजिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाना, हीट के कारण, वोल्केनिक जो इरेप्शंस आते हैं ना कभी कभी, उसके कारण भी अर्थक्वेक हो जाती है। सेस्मिक वेव तो रीजन है ही है, ठीक है। फोकल मैकेनिज्म ऑफ अर्थक्वेक कैन बी इन्फर्ड एंड द मोशंस ऑफ द फॉल्ट प्लेन इंटरप्रिटेटेड। फर्स्ट मोशन रिकॉर्डेड ऑफ सेस्मोग्राफ, या फर्स्ट मोशन रिकॉर्डेड बाई सेस्मोग्राफ्स। ये मैं डायग्राम आपको समझा देता हूँ ये क्या करना चाहता है, ठीक है। सपोज कि यह सरफेस है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यह सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, ठीक है, डाउन द सरफेस, अप द सरफेस, ठीक है, दो तरह सरफेस है। यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स है, रॉक्स है और भी थिंग्स है, सॉइल से, बहुत मिनरल्स है, ठीक है, ओर्स भी है, ए टू जेड इज प्रेजेंट हियर, ठीक है। इसके आपस में क्या होगा, टकराव होगा, जाहिर सी बात है, क्या होगा आपस में, टकराव होगा ना। मान लो कि ये दो प्लेट्स आपस में टकराने के लिए कोशिश किया, अगर दोनों मजबूत हुआ तो दोनों डिफ्लेक्स कर जाएंगे एक दूसरे से, करेंगे, एक इधर भग जाएगा और एक इधर भग जाएगा। फिर से क्लियरली, सरफेस है, दोनों जब लड़ेंगे तो एक इधर भग जाएगा और एक इधर भग जाएगा, ठीक है, भग जाएगा। तो यहाँ पे दो तरह की चीज़ें हो रही है, कंप्रेशन हो रहे हैं और डायलेशन हो रहे हैं, ठीक है। कंप्रेशन कौन हो रहा है, जो अब एबव द सरफेस भागने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्लेन भी दो मान रहा हूँ मैं, ठीक है, एक एक्सिलरी प्लेन, एक फॉल्ट प्लेन, क्योंकि अगर ये दो आके लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये ब्रेक तो करेंगे ना किसी रॉक को फॉल्ट तो करेंगे, फॉल्ट बनाएंगे ना, तो फॉल्ट प्लेन होगा ही होगा। ऑक्सिलरी प्लेन तो समझ रहे हैं कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि उसको परपेंडिकुलरली एज्यूम कर लिया कि उस फॉल्ट प्लेन का परपेंडिकुलर है ऑक्सिलरी प्लेन। मोस्टली बात वहाँ नहीं है, ऑक्सिलरी प्लेन और फॉल्ट प्लेन बात नहीं है, बात यहाँ पर जाता है कि कंप्रेशंस और डायलेशंस क्यों हो जाती है। सिंपल सी बात है, जब कोई भी सरफेस के अंदर कोई भी दो रॉक आपस में टकराती है, दोनों मजबूत है, तो एक डिफ्लेट इधर हो जाएगा, एक डिफ्लेट इधर हो जाएगा, एक अबव द सरफेस भागने की कोशिश करेगा, एक ग्राउंड द सरफेस भागने की कोशिश करेगा, और इसी चीज़ को हम ग्राउंड द सरफेस जो जाएगा उसको कंप्रेशंस डायलेशंस की कंडीशंस देते हैं, अबव द फ्रीज जाएगा उसको हम कंप्रेशन की कंडीशंस देते हैं। फॉल्ट प्लेन के अपोजिट होना चाहिए लेकिन, ठीक है, फॉल्ट प्लेन के अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिंगल कपल, डबल कपल्स एंड व्हाट द डिफरेंस बिटवीन देयर। पहला चीज़ जान लो कि सिंगल और डबल कपल्स किसी भी अर्थक्वेक सोर्स का होता है, ठीक है। ये अर्थक्वेक सोर्स के लिए डबल कपल और सिंगल कपल होता है, ठीक है। ये क्या करता है, एक खास इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट, मैं यहाँ वही चीज़ लिखा हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर यू, आई एम से राइट, क्योंकि मैं वो चीज़ को हटा दिया हूँ जो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वही चीज़ मैं यहाँ पे अपने नोट्स में दिया हूँ। तो ये वीवीआई में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस पूछ सकता है, पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है कि सिंगल और डबल कपल्स अर्थक्वेक सोर्स मॉडल का किसके लिए सेम होता है, ठीक है। तो सेम किसके लिए होता है, पी वेव के लिए, और डिफरेंस किसके लिए होता है, एस वेव के लिए। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक्स, ये पॉइंट्स, इस पॉइंट्स को नोट कर लेना किसी अच्छे जगह, ठीक है। इस पॉइंट को नोट्स कर लेना, मैं इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक्स का। मैं टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ रख रहा हूँ। रेडियस ऑफ ईच पैटर्न्स एट एजिमुथल थीटा फ्रॉम द फॉल्ट प्लेन इज ए प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द सेस्मिक वेव इन दिस डायरेक्शंस। मतलब कह रहा है कि अगर कोई भी प्लेन अर्थक्वेक बनेगा तो जाहिर सी बात है अर्थक्वेक आएगा तो फॉल्ट प्लेन तो होगा ही होगा सरफेस के अंदर। तो उस सरफेस के अंदर जो फॉल्ट प्लेन होगा तो सरफेस से एक थीटा का एंगल बनाएगा। सपोज ये फॉल्ट प्लेन है तो एक थीटा का एंगल बना रहा है, ठीक है। और थीटा का जब एंगल बनाएगा ना तो इस वेव का, जिस वेव के कारण ये फॉल्ट आया है, जिस वेव के कारण ये फॉल्ट आया है उस वेव के एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मान लो कि
एक कोई पैटर्न्स है, ऐसे पैटर्न्स का फॉल्ट प्लेन बना, ठीक है, इसकी रेडियस क्या है, आर है, ठीक है, और ये जब रेडियस आर है तो यहाँ से एक फॉल्ट प्लेन बनेगा ही बनेगा। मान लो फॉल्ट प्लेन बना है कि रेडियस आर है इस शेप का, ठीक है, सर्कुलर शेप का रेडियस आर है, तो इससे एंगल एक बनेगा थीटा। तुम सरफेस को मान के चलो ना, जो मैं सरफेस की बात बता रहा था, वहाँ से भी ये सरफेस है, ये सरफेस है, फॉल्ट प्लेन बना, एजिमुथल थीटा होगा यहाँ, ठीक है, एक कोई ना कोई सरफेस वेव के कंडीशंस बनाया ही होगा कोई ना कोई, ठीक है, ये कोई ना कोई स्ट्रक्चर्स का रूप लिया ही होगा। सपोज मैं मान लेता हूँ सर्किल का रूप लिया, तो ये जो थीटा है ना, ठीक है, ये हमेशा इस सेस्मिक वेव के एम्पलीट्यूड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या तुम ये कह सकते हो कि एम्पलीट्यूड, सेस्मिक वेव का एम्पलीट्यूड वो एजिमुथल थीटा जो किसी पार्टिकुलर शेप के फॉर्मेशन में है उसका रेडियस, सपोज कि सर्किल है तो उसका सर्कुलर रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या तुम बोल सकते हो तो थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, मतलब कि थीटा का वेरिएशंस होगा तो सेस्मिक वेव की एम्पलीट्यूड वेरी करेगी। अगर बढ़ जाएगा तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगी, अगर थीटा का वेरिएशन घट जाएगी तो एम्पलीट्यूड घट जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फॉर द पी वेव द फॉल्ट प्लेन्स एंड एक्सिलरी प्लेन्स आर नोडल प्लेन्स ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट। कोई भी फॉल्ट प्लेन में अगर पी वेव की हम बात करते हैं और एक्सिलरी प्लेन, पी वेव के नोडल्स के लिए एक कभी भी डिस्प्लेस नहीं होता है, एक कभी भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होती है, लेकिन एस वेव में डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, इसे याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम आपको बताएंगे कि सिंगल कपल क्या होता है, डबल कपल क्या होता है, ठीक है, सिंगल कपल, डबल कपल। यहाँ देखो ग्राउंड मोशन में अगर कोई पार्टिकल्स मूव कर रहा है तो उसके लिए सिंगल कपल ये होगा। जो थीटा की हम बात कर रहे थे, रेडियस आर के बेस में जो एजिमुथल थीटा था वो यही था। एक ग्राउंड मोशन से, एक ग्राउंड का है यहीं सरफेस के अंदर होगा, यही कंडीशन यहाँ पे क्या होगा, सरफेस के अंदर होगा, इस पॉइंट पे सरफेस के अंदर होगा, ठीक है। तो ये पैटर्न से एक बार इसे देख लेना, कोई खास यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, कुछ है ही नहीं तो क्वेश्चन क्या पूछेंगे यहाँ पे, आई थिंक, तो इसे अच्छे से एक बार देख लेना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रे पाथ अलोंग विच ए पी वेव ट्रेवल फ्रॉम ए अर्थक्वेक टू सेस्मोग्राफिक इज कर्व्ड। हम आपको उसी टाइम बताए थे कि अगर हम अर्थक्वेक के टाइम वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाते हैं तो हमेशा वो नॉन लीनियर होगा। हम आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ बनाते हो अर्थक्वेक के रिस्पेक्ट में तो नॉन लीनियर होता है। उसका रीज़न मैंने क्या दिया था कि जो रे पाथ होता है सेस्मिक वेव का वो हमेशा क्या होता है, सेस्मोग्राफी पे कर्व्ड होता है, हमेशा क्या होता है, कर्व्ड होता है। वही चीज़ है, वही चीज़ यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी अगर रे पाथ पी वेव से ट्रेवल कर रही है अर्थक्वेक की तरफ, उसकी सेस्मोग्राफी हमेशा क्या होगी, कर्व होगी। उसका रीज़न क्या है वो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, कर्व होगी। क्यों कर्व होगी, मैंने वहाँ एक रीज़न दिया कि नॉन लीनियर होगा। नॉन लीनियर क्यों होगा, क्योंकि सेस्मोग्राफी पे वेव रे पाथ का क्या होगा, कर्व होगा। भाई अब कर्व क्यों होगी, कर्व होने का रीज़न यह है कि वेरिएशंस ऑफ सेस्मिक वेलोसिटी विद डेप्थ के साथ साथ वेलोसिटी की क्या हो जाती है, वेरिएशंस हो जाता है। वेलोसिटी हमेशा डेप्थ के साथ क्या हो जाती है, वैरी करने लगती है, ठीक है। इसलिए अगर कांस्टेंट होती तो वहाँ भी लीनियर होता और कर्व भी नहीं होता। कर्व होने का रीज़न है कि अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज कर रहा है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है डेप्थ के साथ, डेप्थ अगर इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, सिंपल सी बात है, इसलिए कर्व बन रहा है। अगर दोनों प्रोपोर्शनलिटी हो जाए, एक बढ़े एक और बढ़ जाए तो फिर लीनियर की तो बात हम कर ही नहीं सकते। वहाँ पे जो हम ग्राफ बता रहे थे टाइम वर्सेस डिस्टेंस वाला, वो बोल रहे थे कि नॉन लीनियर होता है, तो वहाँ लीनियर हो जाता है। तो यहाँ पे लीनियर होने, नॉन लीनियर होने का रीजंस ये भी है कि जो वेलोसिटी ऑफ द सेस्मिक वेलोसिटी है, वेरिएशंस ऑफ सेस्मिक वेलोसिटी है विथ डेप्थ के साथ वैरी करती है। अगर डेप्थ बढ़ता है तो सेस्मिक वेलोसिटी क्या हो जाती है आपकी, सेस्मिक वेलोसिटी आपकी अगर वो बढ़ता है तो घट जाती है। अब हम बात करते हैं सुनामी की, इसको लिखते हैं TSUNAMI, ठीक है, TSASUNAMI, देखिए पढ़ते हैं सुनामी है, ठीक है। मेरा एक दोस्त है, कहानी छोटी सी बता रहा है, मेरा दोस्त है, उसको सुनामी
सब जब सुनता है तो उसको बड़ी खुशी होती है। उड़ीसा साइड से है, वो हमेशा ये कहता है कि मुझे अच्छा लगता है जब भी सुनामी आती है। तो अब पता नहीं रीज़न्स क्या है, मैंने रीज़न कई बार जानने की कोशिश किया है पर वो बता नहीं पाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं सुनामी। सुनामी एक डिस्पर्सिव वेव है। डिस्पर्सिव वेव क्यों है इसका भी मैं रीज़न दूंगा, वीडियो देखते रहो पूरे अंत तक, तभी समझ में आएगी। फिर पी वेव के लिए हम बात करते हैं ओमेगा 2π/T होता है, के के लिए होता है 2π/λ। ये वेव नंबर है, टाइम पीरियड T, ये तो सिंपल फार्मूला है, यू नो दैट वेरी वेल। ये सब छोटे छोटे फार्मूले हैं जिसको आपको पढ़ के रहना चाहिए। ठीक है, पढ़ के रखना चाहिए इसे, क्योंकि ये बहुत नीड्स है। कभी कभी इससे क्वेश्चंस अराइज हो जाते हैं कि व्हाट इज़ द वेव नंबर। ठीक है, सॉरी व्हाट इज़ द वेव नंबर नहीं पूछेगा, वेव नंबर से बेस्ट न्यूमेरिकल पूछ लेगा कि कैलकुलेट वेव नंबर। ठीक है, तो फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिस्पर्शंस ऑन ओशियनिक ऑफ द डेप्थ। ओमेगा इक्वल टू के इंटू रूट जी टी। फेज वेलोसिटी ऑफ द सुनामी ओमेगा/k√GT। ठीक है, और ग्रुप वेलोसिटी में हमेशा डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा के। कभी कभी क्या करता है यहाँ पे ना कि ओमेगा का एक इक्वेशन दे देगा के रेस्पेक्ट में, ओमेगा इक्वल टू लाइक से ऐसे, ओमेगा इक्वल टू k² + 2k+1। ठीक है, एक इक्वेशंस दे दिया। अब तुमसे पूछ दिया कि हमें बताओ कि ग्रुप वेलोसिटी ऑफ सुनामी क्या होगा, व्हाट इज द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ सुनामी। तुम क्या करोगे, ओमेगा/k के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दोगे, के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दोगे। सपोज मैं एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, अच्छा लगेगा। ओमेगा इक्वल टू 2k+3। ठीक है, हमको बोला कि आप ग्रुप वेलोसिटी सुनामी का निकाल के दिखाओ, अगर k इक्वल टू 1 हो तो k² कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट किए डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा के, क्योंकि यहाँ ये फार्मूला दिया हुआ है देखो ये, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 4k। ठीक है, 4k हो जाएगा, और k की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। आंसर क्या होगा, ग्रुप वेलोसिटी ऑफ सुनामी आफ्टर सुनामी। सुनामी के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ग्रुप वेलोसिटी, तो क्या होगा वो अभी आपको पता है 4। ठीक है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, और रूट GD है याद रखो, ये सब चीज़ें हैं याद रखो, थोड़ा सा फार्मूला है, मेहनत तो करना पड़ेगा। इससे क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, आई थिंक इस बार कहीं ना पूछ बैठे, तो इसलिए इसे याद रखना बहुत नीड है। अब हम बात करते हैं अर्थक्वेक साइज का। 2 पैरामीटर्स आर सब्जेक्टेड टू डिस्क्राइब हाउ लॉन्ग ए लार्ज अर्थक्वेक्स। केवल 2 ही पैरामीटर से, इससे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरामीटर याद करना, साइज को, अर्थक्वेक को कैसे, 2 पैरामीटर कौन कौन से हैं उसके बारे में पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता देता हूँ आगे। पहला है इंटेंसिटी और दूसरा है मैग्नीट्यूड। इससे हर 1 साल गैप करके एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, 1 साल क्वेश्चन क्या पूछा था मैं भी बताऊंगा। इंटेंसिटी क्या होती है, यह एक ऐसा पैरामीटर है जो असेसमेंट ऑफ विजिबल इफेक्ट होती है, इसको मैं देख के समझते हैं। ठीक है, यह इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट नहीं करता है। इंटेंसिटी इज ए नॉट इंस्ट्रूमेंटल मेजरमेंट, इंटेंसिटी नॉट ए इंस्ट्रूमेंटल मेजरमेंट, इट डिपेंड्स ऑन द फैक्टर अदर देन एक्चुअल साइज ऑफ अर्थक्वेक। क्वेश्चन क्या पूछा था मैं बताता हूँ आगे, पहले मैग्नीट्यूड भी देख लेते हैं। 2 पैरामीटर है ना किसी भी अर्थक्वेक के साइज को डिटरमाइन करने की, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज ए डिटरमाइंड द इंस्ट्रूमेंटली इज ए मोर ऑब्जेक्टिव मेजर ऑफ इट्स साइज। ठीक है, अब बताता हूँ कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था विच पैरामीटर ऑफ द अर्थक्वेक साइज विच इज यूज फॉर मेजरमेंट विच आर कैलकुलेटेड बाय द मेजरमेंट। ऑप्शन में इंटेंसिटी था, मैग्नीट्यूड था, प्रेशर था एंड नॉन ऑफ दिस भी था। तो कौन सा होगा, कौन सा होगा, अरे बोलना कौन सा होगा, इंटेंसिटी, क्योंकि यही होता है जो इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट नहीं करता है। विच वन द फॉलोइंग इज नॉट ए इंस्ट्रूमेंटल मेजरमेंट पैरामीटर ऑफ अर्थक्वेक साइज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंस्ट्रूमेंटल मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक साइज। कौन सा होगा आंसर, इंटेंसिटी। क्वेश्चन आया था एक बार,
इसे ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं, ठीक है, intensity is a more appropriate parameter for describing the severity of its effects and mankind of environment and environment। ठीक है, पढ़ लेना है थोड़ा सा। इट इज़ एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ अर्थक्वेक। एक्सपेरिमेंटल डाटा है, मेजरमेंट डाटा है, ठीक है। सरफेस वेव मैग्नीट्यूड्स, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VVI फार्मूला। इससे न्यूमेरिकल्स पिछले 3 साल से आ रहे हैं, इससे न्यूमेरिकल्स पिछले 3 साल से आ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ 3 फार्मूला को कंबाइन करके एक न्यूमेरिकल बनाया जा रहा है पिछले 3 साल से। वो पहला फार्मूला कौन सा है, मैं 3 फार्मूला बोला हूँ, याद रखना। फर्स्ट नंबर 1, ठीक है, फर्स्ट 1, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेना कि ES क्या है, ठीक है, उस क्यों क्या होती है, ये सब चीज़ देख लेना। T क्या है, डेल्टा क्या है, आप एक बार अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं बॉडी वेव मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। फार्मूला नंबर 2 VVI, फार्मूला नंबर 2, जिसे आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसको भी याद कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसे। अब हम बात करते हैं मेजरिंग स्केल्स। एक स्केल्स होती है, मेजरिंग स्केल्स पे हम देख सकते हैं कि सैचुरेशंस ऑफ MB, मतलब कि बॉडी वेव मैग्नीट्यूड्स, ये सरफेस वेव मैग्नीट्यूड्स, बॉडी वेव मैग्नीट्यूड्स, MB मतलब बॉडी वेव मैग्नीट्यूड्स। सैचुरेशंस ऑफ बॉडी वेव मैग्नीट्यूड कितना होता है, वैल्यू 6 मेजरिंग स्केल पे। इसे याद रखना है, इससे एक साल न्यूमेरिकल पूछा था, इससे एक साल न्यूमेरिकल पूछा था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है VVI, ठीक है। सैचुरेशंस ऑफ MS मैग्नीट्यूड ऑफ द सरफेस वेव 8 होता है, और MW के लिए कोई सैचुरेशंस नहीं होता है। MW क्या है मैं बताऊंगा। ये सरफेस मैग्नीट्यूड है और ये सरफेस है, और ये क्या है आपको बॉडी मैग्नीट्यूड्स है, ठीक है। इसको रट लेना 6 और 8, ठीक है। MW में कोई सैचुरेशंस वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो तीसरा नंबर फॉर्मूला क्या होगा आपका, कुछ सोचो। ये तीनों को मिला के एक न्यूमेरिकल्स आए थे पिछले साल, ठीक है। ये तीनों फार्मूला आपको रटना चाहिए, इसको भूल जाओ, ये कहीं यूज़ नहीं आता है, ये कहीं यूज़ नहीं आता है, ठीक है, इसको भूल जाओ। ये इंपॉर्टेंट है, इससे ही क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये है ही नहीं, पढ़ना ही नहीं है हमको, ठीक है। ये डिफरेंस वेरिएशंस है, ठीक है। अर्थक्वेक वेरिएशंस के बेस पे डिपेंड करता है, तो हमें नीड सिर्फ इसकी है। तीसरा फार्मूला कौन सा है, उसका क्या नाम है, मोमेंट मैग्नीट्यूड्स, मोमेंट मैग्नीट्यूड्स, जो MW = 2/3 log 10 MO - 9.1। दिस इज द नीडेड फार्मूला, दिस इज नॉट ए नीडेड फार्मूला, नॉट नीड। दिस इज द नॉट नीड, ठीक है। तो इसे याद रखना, ये बहुत ज़रूरी है। ये 3 फार्मूला मैं आपको बताया ना, तीनों फार्मूला एक बार अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी हमने तो बता दिया, 2 पैरामीटर होता है, दोनों पैरामीटर के एक रिलेशन से बताओ। इससे क्वेश्चंस नहीं आए, लेकिन इस बार क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चे, इस बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, रट लो, इस बार क्वेश्चंस आ रहे हैं। VVI बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें H क्या है, MS क्या है, मैं सब कुछ लिख रखा हूँ ऊपर भी, ठीक है। MS क्या है, सरफेस मैग्नीट्यूड्स, H हाइट है, I मैक्स इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी है, क्या होता है 1.5 MS - 1.8 log 10 H + 1.7, ठीक है। अगर इस PDF का नीड हो तो आप हम इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, आपको PDF मिल जाएगी। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करो, प्लीज़ यार कमेंट करो, ठीक है। आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि बच्चों को मदद हो सके, आपके साथ जो स्टूडेंट है जो पढ़ रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल हो सके। क्योंकि अर्थक्वेक के बेस पे, गेट के बेस पे कोई अभी तक बनाया ही नहीं वीडियो, मैंने सोचा कि वीडियो बनाऊं, आपकी मदद हो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़, आई रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़। नेक्स्ट डे हम बताएंगे आपको सेस्मिक वेलोसिटी के बारे में, कल वीडियो अपलोड होगी सेस्मिक पे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, ताकि आपको वीडियो जल्द मिल जाए, ताकि आप उसे देख सको,
एक गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं गेट में अपीयर हूँ और हो रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसे अपना नोट्स बनाया हूँ, एक परफेक्ट नोट्स बनाया हूँ जो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अब हम बात करते हैं अर्थक्वेक फ्रीक्वेंसी की। द रिलेशन बिटवीन द एनुअल फ्रीक्वेंसी एंड मैग्नीट्यूड इज लॉगरिथम्स बाय इक्वेशंस लॉग एन इक्वल टू ए माइनस बी इंटू एम एस। ए और बी क्या है? एम एस तो पता है हमें क्या है, एम एस क्या है? मैग्नीट्यूड है, ठीक है, सरफेस वेव मैग्नीट्यूड है। लेकिन ए और बी क्या है? एन क्या है? एन इज एनुअल फ्रीक्वेंसी है, पर ए और बी क्या है? ए और बी की वैल्यू, ये देखो, ए की वैल्यू हमेशा वैरी करती है 8 और 9, या तो 8 होगा या 9 होगा। किस पे डिपेंड करता है? रीजन पे डिपेंड करता है, किस रीजन में। अब कुछ बच्चों को समझ में कि रीजन पे कैसे डिपेंड करेगा, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ए बी की वैल्यू आपको पेपर में दे देगा, अगर ये क्वेश्चन इससे क्वेश्चन पूछेगा तो ए बी की वैल्यू आपको क्या रहेगा? गिवन रहेगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट, वी चिल, ओके। एनर्जी रिलेटेड इससे क्वेश्चन आया था पिछली बार, VVI इससे क्वेश्चन आया था, पूछा था कि E7 और E8 में बड़ा कौन सा है, ठीक है, अगर MS की वैल्यू 5 हो तो, ठीक है। आप क्वेश्चन देखना 2014 या 2013 में क्वेश्चन थे, एक बार देख लेना, वो यहीं से क्वेश्चन था, ठीक है। log 10 E इक्वल टू 4.8 प्लस 1.5 MS, ठीक है। E for energy released in joules, MS for wave magnitudes. This formula is very important for you waves, ठीक है। All the guys please, this is the very important formula. Now I am going to take a screenshot, please take to screenshot. अब हम बात करते हैं एनर्जी और MS। अगर एनर्जी बढ़ रही है, आप एक चीज़ यहाँ से क्या देख रहे हो, एनर्जी ए तो कांस्टेंट टर्म है, 4.8 कांस्टेंट टर्म, एनर्जी इंक्रीज करेगी तो MS क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अब बोलना, MS क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। MS क्या है? वेव मैग्नीट्यूड। MS क्या है? वेव मैग्नीट्यूड। MS क्या है? वेव मैग्नीट्यूड। और E क्या है? एनर्जी रिलीज। किसमें? जूल में। किसमें? जूल में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? जूल में होना चाहिए। इसे रट लो, यहीं रट लो, log 10 E बेस 10 E इक्वल टू 4.8 प्लस 1.5 MS। log 10 E इक्वल टू 4.8 प्लस 1.5 MS, ठीक है। तो इसे रट लो, इसे पढ़ लो अच्छे से। और आई थिंक दैट कि दिस इज द लास्ट टॉपिक्स ऑफ द अर्थक्वेक्स, और हम नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे सेस्मिक के बारे में। सेस्मिक क्या होता है, सेस्मिक से किस क्वेश्चन, क्योंकि 26% क्वेश्चन आते हैं हर साल गेट में, हर साल नहीं, पिछले 10 साल से 26%, सबसे ज़्यादा परसेंटेज इसी से रहा है। हर साल 4-3 क्वेश्चन रहते हैं, और इसे तो 3 क्वेश्चन पक्का ही हैं। आपको जो बताया मैंने ना, वो पक्का करके जाना, वो आएगा क्वेश्चन, ठीक है। इससे तो क्वेश्चन एनर्जी रिलीज बाय द अर्थक्वेक से क्वेश्चन तो पक्का आएगा, इससे क्वेश्चन आएगा। VVI कर लो इसे, और इसे करके जाना, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके लिए, ठीक है। और ये पूरे गेट के बच्चे जो गेट में इस बार बैठे हैं ना, जियो फिजिक्स के साथ, जो जियो फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब माई चैनल्स, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, ताकि और बच्चों की हेल्प हो सके। और कोई आपको डाउट हो, कोई आपको किसी टॉपिक्स पे समझना हो, वैसे मैं अर्थक्वेक के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक का निचोड़ यहाँ दे रखा हूँ, इससे बाहर आएगा ही नहीं। सो गाइज अगर कोई डाउट्स हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, तो आप हमें कमेंट करो या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे मैसेज करो, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा आपको। अगर इस PDF का नीड हो तो PDF भी मैं आपको सेंड करूँगा। थैंक यू सो मच गाइज एंड गुड नाइट।